नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ मानसी झा और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। तो आज हम उन सभी बड़े मुद्दों की चर्चा करने वाले हैं जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे जाति जनगणना को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच किस तरह का घमासान चल रहा है, और इसके साथ ही आपको बताएंगे योगी आदित्यनाथ ने जो पत्र वितरण किया है उसमें युवाओं के लिए क्या कुछ खास है, और इसके साथ ही देश भर में कुछ उन मुद्दों को जो बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव हुए, इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं पहली खबर के साथ। तो वही जाति जनगणना को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान तेज होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जनगणना में जातियों के नाम दर्ज करने और आंकड़े जुटाने की तरीके पर सवाल उठाए हैं। बिल्कुल, दोनों नेताओं ने मांग की है कि जाति जनगणना में पूछे जाने वाले सवालों में बदलाव किया जाए ताकि देश में जातियों से जुड़े आंकड़े अधिक स्पष्ट और प्रभावी तरीके से सामने आ सके। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जाति आधारित सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सही आकलन करने के लिए डेटा संग्रह की प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी होनी चाहिए। तो ये बता दें, इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बना रहा है। तो वही जाति जनगणना के स्वरूप और आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बहस लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। तो इसी पर बनी हमारी खास रिपोर्ट देखिए। देश में जाति जनगणना को लेकर एक बार फिर सियासत बढ़ती जा रही है। एक बार फिर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त पत्र लिखकर राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। राहुल और खड़गे ने लेटर में लिखा है, भारत में सामाजिक न्याय की नीतियां सही आंकड़ों के बिना पूरी नहीं हो सकती। अलग अलग जातियों की संख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का सही आकलन तभी संभव है जब जातियों की गिनती सही तरीके से हो। केंद्र सरकार ने जनगणना में जाति की जानकारी दर्ज कराने के लिए ओपन एंडेड प्रश्न का तरीका चुना है जो भ्रामक है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति जो नाम बताएगा वही नाम दर्ज कराया जाएगा। भारत में एक ही जाति अलग अलग क्षेत्रों में अलग नामों, उपजातियों और भाषाओं से जानी जाती है। ऐसे में यदि एक ही जाति के लोग जनगणना में अलग अलग नामों से दर्ज होंगे तो एक जाति हजारों नामों में बढ़ जाएगी। देश में लाखों जातियों के नाम निकलेंगे और जाति जनगणना से हासिल पूरा आंकड़ा ही अनुपयोगी हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे यह भी पता नहीं चलेगा कि भारत में ओबीसी की आबादी कितनी है, क्योंकि इस जनगणना में पिछड़ा वर्ग शब्द तक शामिल नहीं है। इस तरीके से की जा रही जाति जनगणना को हम स्वीकार नहीं करते। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ईमानदारी से जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है। तो बिल्कुल साफ है कि मोदी सरकार और प्रधानमंत्री का कोई इरादा नहीं है ईमानदारी से ठीक ढंग से ये जाति जनगणना कराया जाए। इनकी कोई मंशा नहीं है। कांग्रेस की तरफ से जातिगत जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को तीसरा पत्र लिखा गया है। कांग्रेस का कहना है कि इन पत्रों का अब तक कोई जवाब नहीं आया है। कांग्रेस का कहना है कि भारत में सामाजिक न्याय की नीतियां सही आंकड़ों के बिना पूरी नहीं हो सकती। केंद्र सरकार से कांग्रेस की मांग है कि सभी राजनीतिक दलों से चर्चा हो, राज्य सरकारों से चर्चा कर सुझाव लिए जाए, जातिगत जनगणना कराने पर विचार करें। जैसे जातिगत जनगणना कराई जा रही है उसे रद्द किया जाए। इस सर्वे में एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपकी जाति क्या है। अब एक ही जाति को हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से अलग अलग भाषाओं में जाना जाता है। तो क्या होगा कि एक जाति जिसका एक संख्या आनी चाहिए उसकी बहुत ही टूटी हुई संख्या आएगी, अलग अलग जगहों पर आएगी, उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं हो पाएगा, आकलन ही नहीं हो पाएगा। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार जनता को धोखा देने की बजाय सही तरीके से देश में जातिगत जनगणना कराए। वैसे इससे पहले अखिलेश यादव भी केंद्र सरकार पर आरोप लगा चुके हैं। अखिलेश ने कहा था कि सरकार चालबाजी कर रही है कि जातीय जनगणना ना करनी पड़े। अभी जाति जनगणना होने जा रही है, ये सरकार चालबाजी कर रही है, जाति जनगणना ना करनी पड़े। जाति जनगणना के पक्ष में अभी नहीं है ये लोग, जबकि समाजवादी पार्टी और जितने लोग मौजूद हैं सब चाहते हैं जाति जनगणना हो। आरक्षण विरोधी आंदोलन के बीच कांग्रेस ने जाति जनगणना का मुद्दा नए सिरे से छेड़ दिया है।
अब देखना होगा कि कांग्रेस के लेटर पर बीजेपी और केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यूपी के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, लखनऊ में नियुक्ति पत्र कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले 6 महीनों में 1 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। तो वहीं इस बीच मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक प्रदेश में 9,30,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान साफ तौर पर दावा किया है कि उनकी सरकार में हुई भर्तियां पूरी तरीके से पारदर्शी रही है और किसी भी नियुक्ति पर सवाल उठाने की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल, और इसी पर बनी हमारी ये खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखा देते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने ऐलान करते हुए कहा कि उनकी सरकार अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र देने जा रही है। लखनऊ में मंगलवार को सीएम योगी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में कृषि विभाग के प्राविधिक सहायकों और मंडी परिषद के नवचयनित मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में ये घोषणा की। सीएम ने साफ साफ कहा कि हमारी सरकार ने 9,30,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं कर सकता। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए, 1 लाख। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों के सरकारी नियुक्ति पत्र दे दें। सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई, रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है और उनको ससमय निकालने के लिए मैं आयोग और बोर्डों से भी कहूंगा, समय सीमा को और सीमित करना। एक नौजवान को भटकने की नौबत नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने पूर्व की सपा और बसपा की सरकारों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें युवाओं के भरोसे के साथ खिलवाड़ करती थी, नौकरी में बंदरबाट करती थी, पैसों के बल पर नौकरी देती थी। पिछली सरकारें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती थी, एक छात्र के जीवन के साथ खिलवाड़ करती थी, नौकरी बंदर बांट करके पैसे के बल पर देती थी। मैं जब यहां पे नियुक्ति पत्र वितरण कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था इन नौजवानों के चेहरे की चमक को देख करके कि आज उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उसको बिना किसी लेन देन के, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पैसे लेन देन के आज उसको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। उसके सपनों को एक उड़ान मिल रहा है। 2017 के पहले संभव नहीं था। सीएम ने आगे कहा कि साल 2007 से 2017 के बीच तत्कालीन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने 29 चीनी मिलों को बंद किया था। 21 चीनी मिलों को औने पौने दाम पर बेच दिया गया था। 2007 से 17 के बीच में तत्कालीन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 29 चीनी मिलों को बंद किया था। 21 चीनी मिलों को औने पौने दाम में बेच दिया था। हमारे गोरखपुर मंडल की एक चीनी मिल, जिस चीनी मिल की केवल स्क्रैप ही स्क्रैप, उस समय हमारे कृषि मंत्री विधायक थे और उन्हीं के जनपद की एक चीनी मिल मात्र 3 करोड़ रुपए में बेची गई थी, जबकि अगर उसके स्क्रैप ही स्क्रैप को बेचते तो भी उसका दाम 10 करोड़ मिलता उस समय। और जमीन के दाम आज के दिन पर अगर उस जमीन को देखेंगे, उस जमीन की कीमत आज के दिन पे 1000 करोड़ रुपए की है। हमने उस माफिया को उठाने नहीं दिया था उस समय पे, सांसद था मैं, लेकिन आंदोलन हम लोगों ने किया था। इस सरकारी जमीन पर डकैती नहीं डालने देंगे। ये तत्कालीन सरकारें करती थी, चीनी मिलों को बंद करती थी। और आज 122 चीनी मिलें हम चला रहे हैं। मैं बता दें कि सीएम योगी का ये ऐलान अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि सरकार 6 महीने में 1 लाख लोगों को नौकरी देगी। मतलब ये कि एक परिवार के सदस्य को नौकरी मिलेगी तो उसके परिवार में अगर 4 लोग हैं तो उन सभी का वोट सीधे बीजेपी को मिलेगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये शुरुआत है,
चुनाव आते आते घोषणाएं और बढ़ेंगी, जिसका सीधा फायदा भी बीजेपी को ही मिलेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली में लेखक युगल किशोर की पुस्तक कहो कालिदास का विमोचन किया गया। आपको बता दें, मंजुल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में 9 अध्याय हैं, जिनमें कालिदास के जीवन, व्यक्तित्व और साहित्य को सरलता से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। तो आपको बता दें, पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो वहीं विमोचन के बाद लेखक युगल किशोर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अरविंद कुमार ने। देखिए ये खास रिपोर्ट। देखिए, युगल जोशी जी के साथ में मेरा पुराना संपर्क रहा है और उन्होंने जिस तरह से कालिदास के रचनाओं को एक नए परिप्रेक्ष्य में लिखा, कालिदास से मनुष्य, कालिदास से स्त्री, कालिदास से प्रेम, कालिदास से विरह, कालिदास से स्मृति, विस्मृति, इन सब के बारे में नए परिप्रेक्ष्य से प्रश्न के गत तरीके से उन्होंने जिस तरह से उसको उद्धृत किया, मैं मानता हूँ कि वो एक साहित्यकार के द्वारा एक ऐसे महान कवि जिनके जीवन के बारे में कहीं किसी तरह की जानकारी किसी को नहीं है या अनेक तरह के उसको लेकर के मत हैं, उसके चरित्र को, उसके व्यक्तित्व को अपनी लेखनी से उसको नए सिरे से गढ़ने का ऐसा सुंदर प्रयास किया। और मैं मानता हूँ कि कहो कालिदास भविष्य में जब कोई पढ़ेगा और उसके बाद जिस तरह से उसका कालिदास को पढ़ने के प्रति अभिरुचि जागृत होगी, वो कालिदास को एक नए संदर्भ में और नई प्रासंगिकता के साथ में पढ़ सकेगा। हमारे साथ युगल किशोर हैं, लेखक हैं। कहो कालिदास एक पुस्तक का आज विमोचन हो रहा है। हमारे साथ सीधे तौर पर बात करने के लिए हैं। सर, कहो कालिदास लिखने का विचार आपको कैसे है? कालिदास संस्कृत साहित्य के नहीं, विश्व के भी सबसे प्रख्यात साहित्यकारों, कवि और नाटककारों में से हैं, लेकिन उनके वास्तविक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है और ख़ासकर वर्तमान पीढ़ी अब धीरे धीरे अगर कोर्स की किताबों में ना हो कालिदास का साहित्य तो उनसे अपरिचित सी ही है। तो मेरा ये प्रयास था कि कालिदास की सभी रचनाओं को जोड़ते हुए एक मधुर कथा की रचना की जाए, जिससे युवा वर्ग और आज की पीढ़ी कालिदास को जान सके, उनकी रचनाओं को समझ सके। सर, कालिदास का कौन सा जीवन का कौन सा पहलू सबसे आपको प्रेरणादायक लगी जो इस पुस्तक में आपने उसको दर्शाया हो? कालिदास के जीवन के सभी पहलू बहुत अद्भुत हैं। उनका बाल्यकाल, उनकी युवावस्था, उनका गुरुकुल में पढ़ाई और उसके बाद उनका उज्जैनी की राज दरबार में जो कार्यकाल था, उनके समय से अधिक महत्वपूर्ण मेरे को लगता है कि उनकी रचनाएं हैं। चूँकि रचनाओं का स्थान, रचनाओं का क्रम अनिश्चित है, इसीलिए मैंने ये सोचा कि इन रचनाओं से भाव और रस लेकर एक कथा की रचना की जाए। सर, आज के युवाओं को कहो कालिदास, चाहे कालिदास के जीवन के बारे में कितना सोचना और समझना चाहिए? सबसे एक ही शब्द में अपनी बात ख़त्म करूंगा कि आज लोग मैसेंजर का यूज करते हैं, इंस्टाग्राम का यूज करते हैं। कालिदास पहले आदमी थे जिन्होंने बादल को मैसेंजर बनाया था। सर, ये इस पुस्तक को लेकर जो आप कहो कालिदास लिखे हैं, कोई आगे साहित्य पर भी कुछ लिखने का आपका नज़रिया है या कुछ और भी लिख सकते हैं आगे? जी हैं, ज़रूर। मैं भगवान शंकर पर लिखना चाह रहा हूँ, हमारे आदि शंकराचार्य जी पर। जी, धन्यवाद। तो आज कहो कालिदास का पुस्तक का विमोचन हो रहा है। जो युगल किशोर हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, जो जिन्होंने कालिदास के जीवन पर यह पुस्तक लिखी है और इसका विमोचन आज केंद्रीय मंत्री के साथ कई साहित्यकार इस किताब का विमोचन किए हैं। इन्होंने साफ शब्दों में कालिदास के जीवन और आज के युवाओं को कितना ज़रूरी है कालिदास के बारे में जानने के लिए उन्होंने साफ शब्दों में इंडिया वॉइस को बताया और साफ शब्दों में इन्होंने कहा कि आगे भोलेनाथ यानी शंकर के जीवन पर किताब लिखना चाहेंगे। वही नजर डालते अगली खबर की बता दी आपको। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति साफ कर दी है। तो यह आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब और उत्तराखंड में भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, लखनऊ में तीनों राज्यों की समीक्षा के बैठक के बाद मायावती ने साफ किया कि बीएसपी किसी भी राजनीतिक दल के साथ चुनावी गठबंधन या समझौता नहीं करेगी, यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी एकला चलो की रणनीति पर आगे बढ़ेगी। और इसी पर बनी हमारी एक खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले
बहुजन समाज पार्टी ने अपने सियासी पत्ते खोल दिए हैं। लखनऊ में 3 राज्यों की समीक्षा बैठक के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया कि पार्टी एकला चलो की राह पर आगे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब और उत्तराखंड में भी बीएसपी किसी दल के साथ चुनावी गठबंधन या समझौता नहीं करेगी। बैठक के बाद मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रेस नोट जारी कर पार्टी की रणनीति की जानकारी दी। उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए इन दलों की नीतियों को जन विरोधी बताया और बीएसपी के जरिए जनता को गरीबी और बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने का संकल्प दोहराया। बसपा सुप्रीमो मायावती के बड़े ऐलान। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में अपने बलबूते लड़ेगी बीएसपी। कर्मठ और ईमानदार लोगों को उम्मीदवार बनाने पर विशेष जोर। जनता को गरीबी और बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने का संकल्प। चुनावी गठबंधन को लेकर फैलने वाली अफवाहों से सावधान रहें कार्यकर्ता। गठबंधन से पार्टी को सीटों और वोट प्रतिशत का होता है नुकसान। विरोधियों के हथकंडों का सामना करते हुए मनोबल बनाए रखें कार्यकर्ता। कार्यकर्ताओं से अंबेडकरवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का आह्वान। इसके अलावा मायावती ने 9 अक्टूबर को बीएसपी संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि का कार्यक्रम पूरी तैयारी के साथ सफल बनाने का आह्वान किया। साथ ही 15 जनवरी 2027 को अपने जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने की अपील की। वहीं मायावती के एकला चलो ऐलान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताया। साथ ही दावा किया कि दलित वोट समाजवादी पार्टी के साथ हैं और यूपी में मायावती का जनाधार अब खत्म हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी गैर भाजपाई वोटों को बंटवारा करना चाहती है, जिससे भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के कई मामले पकड़ लिए हैं और सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का डर दिखा करके, सत्ता और प्रशासन का भय दिखा करके बहुजन समाज पार्टी को अपनी बी टीम के रूप में बना लिया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी कुछ भी कर ले, दलित वोट समाजवादी पार्टी के साथ में आ गया है। अब दलित वोट समाजवादी पार्टी से कहीं भी जाने वाला नहीं है। बहन मायावती जी का जन आधार खत्म हो गया है। ना कोई उनका सांसद है, ना उनका कोई विधायक है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प केवल समाजवादी पार्टी ही है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने बीएसपी की रणनीति साफ कर दी है। 3 राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ पार्टी अब अपने संगठन और उम्मीदवारों को मजबूत करने में जुटेगी। ऐसे में देखना होगा कि मायावती का एकला चलो दांव चुनाव में बीएसपी के लिए कितना कारगर साबित होता है। वही नजर डालते अगली खबर की बता दी आपको, मेरठ में प्याज के बढ़ते दामों ने आम लोगों की रसोइयों पर बजट पूरी तरीके से हिला दिया है। महंगी प्याज का असर अब कहीं ना कहीं बाजार में साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ग्राहक पहले जहां 1 से 2 किलो प्याज खरीदते थे, वहीं अब बढ़ती कीमतों के चलते आधा किलो या उससे भी कम खरीदारी की जा रही है। सब्जी विक्रेताओं के मुताबिक प्याज की बिक्री में भी बड़ी गिरावट आई है। वहीं अब प्याज की बिक्री घटकर करीब 20 से 25 किलो रह गई। इसी पर बनी हमारी एक खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखाते हैं। जहां एक तरफ चीनी ने अपनी मिठास पर एकदम उबाल मारा है, लोगों की जेब पर भारी असर पड़ा है, चीनी महंगी हो गई है, तो वहीं प्याज भी अपनी कड़वाहटपन से पीछे नहीं है। अगर बात करें प्याज की, तो प्याज ने भी एकदम उछाल मारा है और लोगों की जेब पर सीधा सीधा असर पड़ा है। प्याज एकदम तकरीबन 40 रुपये भाव जहां 35 रुपये किलो मिलती थी, वहां एकदम उछाल मारकर अब मार्केट में 65, 60, 70 रुपये किलो तक जो है प्याज बिक रही है। मैं इस वक्त एक सब्जी की दुकान पर मौजूद हूँ। यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करूँगा कि प्याज जो बढ़ी है किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से जो है उनकी जेब पर असर पड़ रहा है। मेरे साथ कुछ पैसे बढ़े हैं, आप देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? भैया तो हर साल बढ़ रहा है। हर बरसात में कितनी बरसात होती है, जब भी बरसात आने तो होता ही होता है। कहीं आपको भी नुकसान हो रहा होगा चीज से पैसे बढ़ने? यह दुकानदारी हमारी कम हो रही है बस। पहले मुकाबले से प्याज बहुत कम हो रही है दुकानदारी। जहाँ 2 कट्टे बिक रहे थे, आधे कट्टा बिक रहा।
गरीब आदमी क्या रेट बिक्री प्याज? 60 रुपए किलो। देखिए बिल्कुल मेरे साथ में कुछ लोग और हैं यहाँ जो सब्जी खरीद रहे हैं, उनसे जानकारी देंगे कि किस तरीके से जो उनकी जेब पर असर दिखाई दे रहा है। भाई साहब, प्याज महंगी हो गई है पहले के मुकाबले, त्योहार नज़दीक है, किस तरीके से देख रहे हैं? सर प्याज की तो छोड़ो, चीनी का देखो क्या हाल है। गरीब आदमी तो इस समय परेशान है सब्जी खाने से। चीनी इतने परेशान हैं कि एक 700 रुपये झाड़ी मिल रही है, पूरे दिन काम करके आ रहे हैं, शाम को चीनी हो गई, तेल हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो महंगाई तो है इस समय, कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। त्योहार नज़दीक है, एकदम प्याज पे पैसे बढ़ने लगातार, एकदम 20-30 रुपये बढ़ने, तो कहीं ना कहीं जेब पर असर पड़ रहा है। ऐसा लोग बाग क्या कर रहे हैं, परेशान तो इसलिए हैं कि सब्जी या राखी खरीदना, या अब वो क्या सब्जी खरीदे या चीनी, इतना मेहमान लोग आएंगे तो गरीब आपका बहुत बुरा हाल हो रहा है इस समय। महंगाई जो सब्जी विक्रेता है उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि जहाँ 2-2 कट्टे वो प्याज बेचते थे, आप जो है आधा कट्टा प्याज बेच रहे हैं। तो लगातार जो है कहीं ना कहीं हो सकता है प्याज को देखते हुए जो मार्केट है वो भी कम दिखाई दे रही है और लोगों की जेब पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे। देखिए बिल्कुल मैं सब्जी मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं, जो पहले 1 किलो लेने वाले 200 प्याज लेने जाते थे, अब बहुत ही कम भारी मात्रा में। भैया क्या नाम बताया था आपने अपना? अवधेश जी, प्याज के दाम बढ़े हैं, किस तरीके से देख रहे हैं मार्केट में? प्याज तो बढ़ी हुई है, करीब ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते से बढ़ी हुई है। ये प्याज जो है 47-48 रुपये किलो थोक में बिक रही है और हम रिटेल वाले से लाते हैं 50 रुपये किलो, जो हमें भी यहाँ 52 तक की पड़ती है, 60 रुपये किलो तक की बिक रही है प्याज। और प्याज अभी तो ये पूरा महीना ही महंगी रहेगी। हो ना हो कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर भी असर पड़ रहा है। सब पे पड़ रहा भी है, जो गरीब आदमी वो प्याज कहाँ खा रहा है, इतना ऐसे गुजारा कर रहा है। पहले कितनी लगभग प्याज एक दिन में जो बेच देते थे आप, उसके मुकाबले अब कितनी बेच रहे हैं? पहले हम बेच देते थे 1 कुंटल, अब बिक जाती है 20-25 किलो, बस इससे ज़्यादा नहीं बिकती। महंगाई की वजह से। महंगाई और कोई दिक्कत नहीं। देखिए बिल्कुल सभी जो दुकानदार हैं उनका कहना यही है, जो पहले के मुकाबले जो है अब जो प्याज है वो काफ़ी कम बिक रही है। हो ना हो कहीं ना कहीं जो देखने को मिल रही है महंगाई का असर जो है वो लोगों की जेब पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए अली मेहंदी। खबरों का सिलसिला बरकरार रहेगा, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र के अमरावती जिला महिला अस्पताल में आग की घटना के बाद अब जांच का दायरा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस सरकार की जांच समिति अस्पताल पहुंची और हादसे की वजह से लेकर जिम्मेदारी तक हर पहलू की पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के अमरावती जिला महिला अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद विभागीय जांच तेज कर दी गई है। अस्पताल में आग कैसे लगी, इसकी प्राथमिकता से जांच की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये घटना किसकी लापरवाही से हुई है। इस घटना के बाद सरकार द्वारा गठित जांच समिति आज अस्पताल पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये समिति स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त निदेशक सुनीता गोलाइट कटकर की अध्यक्षता में गठित की गई है। इस टीम ने NICU हादसे के बाद 50 कर्मचारियों के बयान दर्ज किए हैं। साथ ही तकनीकी टीम ने मशीनों और उपकरणों की जांच भी की है। इस बीच अस्पताल के सर्जन ने बड़ी बात कह दी है। उनके मुताबिक घटना से पहले ही अस्पताल के रिनोवेशन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित विभाग को आवेदन दिया गया था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। 21 अगस्त को ख़त्म हो रहा था, उसके पहले जून में अपन उनको रिनोवेशन के लिए एप्लीकेशन दिया था और उसके बाद में भी और दिया। और उसके बाद में मेरा भी वहाँ से डिप्टी इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर से हमेशा बात होती थी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात होती थी कि अपना रिन्यूअल जल्दी कर दो हमारा, क्योंकि पहले ऐसी घटना घड़ी हुई है और इधर बाकी साइड से भी घड़ी हुई है। उसके बाद हम उसके बाद में पहले ही से ही एक्टिव थे, तो उसके हिसाब से उनको बार बार बोलने के बाद में उन्होंने बोला प्रोसेस में है। और एक्सटिंग्विशर उनकी वो बोल रही कि कंपनी आके गए और एक्सटिंग्विशर भर के दिए करके। उसके बाद में अभी ये इंसिडेंस हो गया। डॉक्टर की माने तो स्टाफ को पूरी जानकारी भी नहीं दी गई थी। साथ ही इलेक्ट्रिक विभाग ने भी इसका ध्यान नहीं दिया था।
उन्होंने हर चीज़ बतानी चाहिए थी कि ये ऐसा रहता है, ये यूज़ करना चाहिए हमारे वर्कर को। सिर्फ उन्होंने मॉक ड्रिल बाहर दिया है और जो रियल में मॉक ड्रिल देना वो भी देना चाहिए था और सबको अवगत करना चाहिए था कि ये ऐसा ऐसा रहता है, क्योंकि टेक्निकली डॉक्टर का वर्क करते हर चीज़। ये नहीं उनका काम है कि हर चीज़ दिखाना चाहिए होता है। हाँ, BMC के इलेक्ट्रिक विभाग है, उनकी इधर से होने को होना था। जो एजेंसी है उन्होंने चॉइस किया है, जो आइडेंटिफाई किया, वो एजेंसी का भी काम है कि इनको दिखाना चाहिए सब। इसमें हमारे जॉइंट डायरेक्टर है, उनके अंडर में एडिशनल जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर है और नागपुर से भी एक यानी प्रोफेसर लेवल के उसमें है, ऐसी टीम है वो। अगस्त 2026 को तड़के करीब 3:30 बजे अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित NICU में वेंटिलेटर में विस्फोट के बाद आग लगी थी। इस भीषण हादसे में धुएं और आग की चपेट में आने से 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। हादसे के वक्त वार्ड में 39 नवजात बच्चे भर्ती थे, जिनमें से 36 बच्चों को अस्पताल के कर्मचारियों और दमकल विभाग ने सुरक्षित बचा लिया था। वही नजर डालते अगली खबर की। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि UCC को लेकर सियासी और सामाजिक बहस लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और अब असम के बाद UCC लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया। और इसी बीच भोपाल में शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने UCC को लेकर सरकार के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और इसी पर बनी हमारी ये खास रिपोर्ट। चलिए आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। इस बीच UCC को लेकर मौलानाओं और काजियों की बेचैनी खुलकर सामने आने लगी है। मंगलवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने सरकार से UCC बिल वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिल की चर्चा शुरू होने के बाद से मुस्लिम समुदाय में बेचैनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान में मुसलमानों को मिली कानूनी आज़ादी को UCC के जरिए छीनने की साजिश की जा रही है। UCC का मसला शुरू हुआ है, अल्लाह के फजल से हम लोग पहले दिन से सिलसिले में मुतफक्किर हैं और जहाँ जहाँ जो बात हंस रही है तो ये मैं अच्छी तरह आप समझ लीजिए। एक एक भोपाल के मैं ईमान वाले से कहना चाहता हूँ कि अच्छी तरह समझ लीजिए आप कि जिस दिन से ये मसला पैदा हुआ है हम लोग बेचैन हैं उसके लिए, और जो कर सकते हैं वो मुकम्मल तौर से कर रहे हैं, लेकिन हम क्या आपकी मर्जी के मुताबिक ही करेंगे। हमको अल्लाह ने जो इख्तियार दिया है, अल्लाह ने समझ दी है, हम उसके हिसाब से पूरा मशवरा कर रहे हैं। हमने जैसा अभी हमारे अशरफ साहब ने कहा कि हमने अपने सीनियर एडवोकेट की पूरी पैनल बना दी है, उनसे कहा कि आप तैयारी कीजिए इंशाअल्लाह। पर्सनल लॉ के हिसाब से हमारे कानून के अंदर हमको आज़ादी दी गई थी, जब से लेकर आज तक 47 से लेकर 80 साल तक हम लोग उस अमल करते आ रहे हैं। हमको ये हमारा इख्तियार है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अब ये UCC का जो मसला लाया गया है, इससे जरिए से अच्छी तरह मिलिए कि हमारी ये मजहबी आज़ादी से पहले कानूनी आज़ादी मुतासिर हो रही है। शहर काजी नदवी ने सरकार से मांग की कि UCC बिल को वापस लिया जाए या फिर जिस तरह 21% आबादी को इससे अलग रखा गया है उसी तरह 6% मुस्लिम आबादी को भी UCC के दायरे से बाहर रखा जाए। इसी में खैर और बरकत है। पहले भी कहा और आज एक एक नागरिक से और हमारे जिम्मेदारों से कहना चाहते हैं कि बराए मेहरबानी ये UCC का बिल है, इससे हमारे मजहबी कवानीन मुतासर होते हैं, हमारी कानूनी और मजहबी हमारी आज़ादी मुतासर होती है। तो हम पहली हमारी ये दरख्वास्त के लिए हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से ये कि UCC को बिल को वापस ले लिया जाए। और अगर आपको लागू करना ही है तो जिस तरह कहा गया कि जिस तरह अपने दूसरे लोगों को 21% लोगों को से अलग किया है, यहाँ भी हम लोग 6% है, हमारी भी अपनी भावना है, हमारा अपना आज़ाद है, उसको अलग कीजिए। कि UCC का जो बिल है इससे मुसलमान परेशान हैं, इसमें उनको या तो इसको बिल को वापस लिया जाए और अगर वापस लेने की आपकी उम्मीद नहीं है तो मुसलमानों को इससे अलग किया जाए। इसी के अंदर खैर है, बरकत है, आफियत है और एक बड़ी कम्युनिटी बहुत जो इसके अंदर रह रही है वो चैन सुकून से रहेगी, वो तरक्की करेगी और उसकी आने वाली नस्लें इस देश की तरक्की के अंदर भागीदार बनेंगे। शहर काजी नदवी ने मुस्लिम समाज से अपील की कि वे मोहल्ले मोहल्ले और मस्जिदों में जाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में जागरूकता फैलाएं और लोगों से उस पर अमल करने की अपील करें। उन्होंने कहा कि भोपाल के हर मुस्लिम परिवार को मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। मैं क्या आप तमाम इस बात कहना चाहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पे आप खुद अमल कीजिए,
मैं तमाम हमारे जितने से दोस्त, हमारे जो नौजवान दोस्त हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप महल्ले महल्ले जाइए, आप मस्जिद जाइए, आप उनको जाके बताइए कि मुस्लिम पर अमल करिए। आप हम चिल्ला के मैं भोपाल में 30 साल 35 साल तक कह रहा हूं कि शादी इस्लाम के तरीके मुताबिक करो। तुम मांगते बने हुए हो, तुम लड़कियों को मांगते हो, जहेज मांगते हो, पैसा मांगते हो, खाना मांगते हो। आज मैं पूरे आज नियत करो इंशाअल्लाह कि भोपाल का एक एक मुसलमान पर्सनल पर अमल करेगा। भोपाल के शहर काजी के बयान से सवाल उठ रहे हैं कि जब यूसीसी पर सरकार और जनता की सहमति है तो मध्य प्रदेश में काजी की बेचैनी क्यों बढ़ रही है? क्या यूसीसी के नाम पर मुस्लिम समाज के बीच डर और आशंका का माहौल बनाया जा रहा है? जब यूसीसी पर सरकार और जनता राजी है तो काजी बेचैन क्यों हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्मगुरु अपने समुदाय को कानून की पूरी जानकारी देने के बजाय विरोध की दिशा में ले जा रहे हैं? अब देखना होगा कि यूसीसी लागू होने के बाद इसका विरोध कितना आगे बढ़ता है और सरकार इस पर उठा रही आपत्तियों को किस तरह जवाब देती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक युवती ने खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने पटना के पीर बहोर थाने में लिखित शिकायत देकर पुलिस से मामले की जांच और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। तो एक बता दें, शिकायत में युवती ने साफ तौर पर दावा किया है कि उसके साथ खान ने जान से मारने की धमकी दी है और उस साफ तौर पर यह आशंका भी जताया जा रहा है। तो इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के रहने वाली एक युवती ने खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने पटना के पीर बहोर थाने में लिखित शिकायत दी है। अपनी शिकायत में युवती ने दावा किया है कि उसे फैजल खान उर्फ खान सर से जान का खतरा है और उसे आशंका है कि उसकी हत्या कराई जा सकती है। युवती ने पुलिस से पूरे मामले की जांच कर सुरक्षा उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। युवती का नाम हुस्नारा खातून है। महिला का दावा है कि खान सर उसकी रूम पार्टनर के बॉयफ्रेंड हैं। वो हमें टॉर्चर कर रहे हैं, परिवार को धमका रहे हैं। सुनिए। मेरी रूम पार्टनर सबीना खातून उनकी गर्लफ्रेंड थी और उनके 2017 में मेरे रूम पर आना जोना हर संडे हर सैटरडे हुआ करता था। इसके वजह से हमने विरोध किया। इसके वजह से उनके और मेरे बीच 2 महीना बहुत लड़ाई झगड़ा, थाना पुलिस सब हुआ। लेकिन ये थाना पुलिस जो है फराड थाना पुलिस करे थे और उसने हर कोशिश मेरे को जान से मारने से, गाड़ी से चापा डालने के लिए किए। लेकिन एक मेरे रिश्तेदार थे थानेदार, उन्होंने मेरी जान बचाई। उन्होंने डांटा तो वो माफ़ी मांगे और अलका रानी भी माफ़ी मांगे। तब तक मेरे को परेशान नहीं किए, लेकिन पता करते रहते हैं कि वो कहाँ रहती है। इस वजह से हमको डर है कि रोशन सर के भाई की जान मरवा सकते हैं, तो हम उसके आगे क्या है? मेरा तो कुछ औकात नहीं है। महिला ने अपने पुराने विवादों और कथित धमकियों का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस की ओर से उसे सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। आवेदन में आश्वासन मिला कि आपको पूरी सुरक्षा मिलेगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा हमको नंबर दिया गया कि आप तुरंत कंफर्म करिएगा, यहाँ आपको तुरंत सुरक्षा मिलेगा। खान सर से आखिर डर क्यों है? खान सर मेरे रूम पार्टनर के बॉयफ्रेंड थे और इसके वजह से वो रूम पर आते थे, सबीना खातून के साथ रहते थे रूम बंद करके। रूम पीटने पर भी रूम नहीं खोलते थे और 7 घंटा 8 घंटा हम बाहर रहते थे, छत पे रहते थे। और वो जो है कि इस वजह से उन्होंने बहुत परेशान किया मेरे को। उन्होंने तो कहा कि तुम जेल जाएगी। हमने बोला जेल नहीं जाएंगे, तो बोले कि हम बोले गलती नहीं किया तो जेल नहीं जाएंगे। बोले कि अजमल का साहब तो गलती नहीं किया, लेकिन वो जेल फांसी तो हुआ अजमल का साहब। हमने बोला ठीक है, अजमल का साहब का फांसी हुआ था, मेरा भी फांसी करवा दीजिएगा, हम देख लेंगे। जानकारी के मुताबिक पीड़ित मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और वर्तमान में पटना में रहती है। वो अगस्त 2016 में पटना आई थी। इससे पहले वो उत्तर प्रदेश के देवरिया स्थित एक संस्थान में फैजल खान उर्फ खान सर से पढ़ाई करती थी। युवती का दावा है कि उसके पास फैजल खान से जुड़ी कई गोपनीय जानकारियां हैं और इस बात की जानकारी फैजल खान को भी है। इसी वजह से उसे अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा महसूस हो रहा है। तो वही नजर थे अगली खबर की बता दें, नोएडा से इस वक्त एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 7वीं कक्षा के एक छात्र की निर्मम हत्या के बाद इलाके में चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, आरोप है कि छात्र के 3 दोस्त उसे जन्मदिन की पार्टी के बहाने बुलाकर उसे अपने साथ ले गए थे, लेकिन इसके बाद वो वापस नहीं लौटा। काफी तलाश के बाद छात्र का शव सेक्टर 54 के जंगल से बरामद किया गया है। इसी पर बनी हमारी एक खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखा देते हैं। काट के उसमें बोरी में भर के थाला में डाल दिया। नोएडा में 7वीं कक्षा की छात्र की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई है।
मृतक के मुस्लिम दोस्तों पर ही हत्या का गंभीर आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक 3 दोस्त छात्र को जन्मदिन पार्टी के बहाने घर से बुलाकर ले गए थे। इसके बाद छात्र की बेरहमी से हत्या की गई। 21 अगस्त को जंगल से छात्र का शव बरामद हुआ। सेक्टर 54 के जंगल में हत्या करने का आरोप है। मृतक के परिजनों का कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मृतक छात्र के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के सदस्य पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जन्मदिन केक काटने के वाले किचन में काट दिया, मेरे बच्चे को बोरे में पैक करके नाले में डाल दिया। मेरा बच्चा अकेला ही था, एक ही बच्चा था, मार दिया। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को न्याय मिले। जो मुस्लिम ने मर्डर किया है उस तरीके से इंसाफ उसको मिले, जैसे हमारे बच्चे का मर्डर हुआ है ऐसे उसी तरीके से उसका भी। भाई यार, ये आप अपने थ्रू कर ले, सारा कुछ कर ले, सिर्फ न्याय हमको ये दिला दे कि उन लोगों को गिरफ्तार कर ले। उसके बाद मैं डेड बॉडी यहाँ से उठाऊंगा। वो 4-5 लोग। वहीं नोएडा पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। नामित 2 बच्चे थे जो कि बालकचारी है, उनको अभिरक्षा में लेने हेतु टीम रवाना हुई, जिसमें एक बालकचारी को अभिरक्षा में लिया गया है, अन्य की को अभिरक्षा में लेने हेतु टीम रवाना है। पोस्टमार्टम शव का कराया जा चुका है, जिसमें प्रिजर्व किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। सवाल यही है कि आखिर पुलिस क्राइम को रोकने में नाकाम साबित क्यों हो रही है? आखिर जंगल तक छात्र का शव कैसे पहुंचा? अब देखना होगा कि इस मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है और उनको क्या सजा मिलती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार घट रहा है, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। फिलहाल गंगा का पानी करीब 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आ रहा है। तो यहाँ को बता दें, जलस्तर चेतावनी बिंदु से करीब 2 मीटर नीचे पहुंच गया है। तो इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार घट रहा है। फिलहाल गंगा का पानी चेतावनी बिंदु से करीब 2 मीटर नीचे पहुंच गया है। हालांकि गंगा का जलस्तर भले ही नीचे जा रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों को लेकर स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं मानी जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने गंगा के नाव संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसका सबसे ज्यादा असर मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह के लिए आने वाले लोगों पर पड़ रहा है। नावों के संचालन पर रोक का सीधा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो गंगा के घाटों तक नाव के जरिए पहुंचते हैं। गंगा का जलस्तर अब 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घटने लगा है, लेकिन बाढ़ का असर अभी बरकरार है। यहाँ जो पानी का बढ़ाव है, गंगा माँ वहाँ तक भर गई थी, फिर घट गई है। 2-3 सीढ़ी जो है सो चढ़ी हुई है। उसके बाद फिर प्रभु की गंगा मैया की जैसी मर्जी होगी यहाँ पर आएंगी हैं। सब घाट का स्वच्छ सब सफाई हो रहा है। और हम समस्याएं तो यहाँ से कोई नहीं रहता है। सीधी समस्या यह है कि यहाँ कोई नहीं रहता है। जब माता जी आ जाती है तो कोई नहीं रहता है, सब कुछ विलीन हो जाता है पानी में। यहाँ कुछ नहीं रहता है, सब कोई चीज दिखाई नहीं देता है, सब बुड़ जाता है, सब लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। गंगा के साथ वरुणा नदी के तटवर्ती इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं जलस्तर घटने के बाद सफाई भी शुरू कर दी गई है। घाट पुरोहितों ने एक बार फिर से घाट पर टेंट लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि घाटों पर भी प्रशासन की ओर से लोगों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। फिर आई चौकी यहाँ पे जो है सो ये सब चौकी साफ हुई, ये सब साफ सफाई नीचे की ओर हो रहा है। सभी लोग ऊपर की ओर चले जाते हैं, हाँ घाट के ऊपर चले जाते हैं चौकी लेकर के, फिर चौकी लगती है। ऐसा ही आवागमन लगा रहता है। इससे तो बहुत परेशानियां हैं। कोई आ नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है। पूरा एकदम मिट्टी जो है सो हर पाँव में लग जा रहा है। ये साफ सफाई हो रही है, मिट्टी से बहुत परेशानी होती है।
फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है। गंगा के जल स्तर में लगातार हो रहे बदलाव और आने वाले दिनों में संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए नाव संचालन पर रोक जारी रखी गई है। अब नजर गंगा के जल स्तर पर है कि आने वाले दिनों में ये और नीचे जाता है या फिर एक बार फिर बढ़ोतरी शुरू होती है। यानी फिलहाल गंगा का जल स्तर घट रहा है, लेकिन संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जल स्तर बढ़ने से मणिकर्णिका घाट पर शवदाह के लिए डोम समाज को बहुत परेशानी हो रही थी। वहीं नाव संचालन पर भी रोक के कारण घाटों पर पहुंचने वाले लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, संभल में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर से जुड़े विवादित स्थल के पीछे प्रशासन ने कार्रवाई लगातार तेज कर दी है। बिल्कुल, इलाके में 36 दुकानों और मकानों को नोटिस जारी किया गया है। इसी पर बनी हमारी एक खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखा देते हैं। संभल में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवादित स्थल के आसपास अब प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। विवादित स्थल के पीछे बने 36 मकानों और दुकानों को नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि जांच में इन निर्माणों के स्वीकृत नक्शे नहीं मिले। संभल में बड़ा एक्शन, 36 मकान और दुकान चिन्हित, बिना मंजूर नक्शे पर कार्रवाई। प्रशासन ने दिया नोटिस, 7 दिनों में देना होगा जवाब। वैध नक्शा और दस्तावेज करने होंगे पेश, फिर नियमानुसार होगी अगली कार्रवाई। मंगलवार को विनियमित क्षेत्र के जेई और संभल सदर कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में संबंधित दुकानदारों को नोटिस दिए गए। ये कार्रवाई संभल महायोजना 2031 को लागू करने और अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई सीधे तौर पर किसी को हटाने के लिए नहीं, बल्कि पहले निर्माणों की वैधता की जांच के लिए की जा रही है। तो उस क्रम में जितने लोगों को हमने चिन्हित किया था, आज सबको नोटिस उसमें तामील कराया गया है। जिन लोगों के नक्शे नहीं पास थे, कुल 36 ऐसे प्रकरण चिन्हित हुए हैं और उनको आज हमने नोटिस तामील कराया है कि धारा 10 की नोटिस विनियमित क्षेत्र में आरबीओ एक्ट की धारा के तहत इसमें उनसे जवाब मांगा गया है कि आपको बिना स्वीकृति के आपने निर्माण क्यों किया है। उसमें फिर उनको सुनवाई का अवसर दिया जा रहा है और उसके बाद अग्रितर कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रशासन ने साफ किया है कि पहले हर पक्ष को सुनवाई का मौका मिलेगा और उसके बाद ही नियमानुसार कार्रवाई आगे बढ़ेगी। यानी 7 दिन की मोहलत, 36 निर्माणों पर सवाल और अब नजर उस जवाब पर जो तय करेगा कि दस्तावेजों से यह मामला सुलझेगा या फिर संभल में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का दौर शुरू होगा। तो फिलहाल आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, जहां हमने चर्चा किया कि बीएसपी जो 3 राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र बांटते हुए यूपी ने कितना प्रगति किया इस पर भी अपनी बात रखी है। और इसके साथ ही आपको बता दें, रक्षाबंधन को लेकर भी एक सियासत मुद्दा जो है वो गरमाता हुआ नजर आया। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।